हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है जो कि यूपी कांस्टेबल के लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं जो प्रैक्टिस सेट। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है। देखिए ये आपका स्तंभ आलेख दे रखा है, यानी कि दंड आलेख दे रखा है। अब देखिए इसमें आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। उससे पहले आप ये देखिए कि ये आपके नीचे 6 दिन का डेटा दे रखा है। इधर जो संख्या दे रखी है ऊपर की तरफ वो दे रखी है टेबल से पंखों का उत्पादन, यानी सोमवार को कितने पंखे उत्पादित होते हैं 240, मंगलवार को 510। इस तरह का आपका डेटा दे रखा है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि शुक्रवार और शनिवार को हुए टेबल पंखों का औसत उत्पादन। क्या पूछा है? औसत उत्पादन किसको? शुक्रवार को, शनिवार को। और सप्ताह के दौरान टेबल पंखों के औसत उत्पादन में कितना अंतर है, यानी पूरे सप्ताह का औसत उत्पादन और शुक्रवार और शनिवार का औसत उत्पादन दोनों में कितना अंतर है ये हमें देखना है। देखिए शुक्रवार को कितने पंखे बने हैं 300 और शनिवार को 450। इनका औसत निकालेंगे। कैसे निकालेंगे औसत? औसत बराबर होता है योग बटे में संख्या। तो इनका योग कितना हो जाएगा 300 प्लस 450 यानी 750। कितनी संख्या है? 2 दिन है तो 2 से भाग कर दीजिए, यानी औसत निकल के आ जाएगा आपका 375। ठीक है, 375 आपका औसत निकल के आ जाएगा किसका? शुक्रवार और शनिवार का। अब पूरे हफ्ते का औसत कितना निकलेगा? तो पूरे हफ्ते का औसत निकालने के लिए आपको सभी के कितने पंखे उत्पादित हुए सबका योग कर लीजिए, और कितने दिन है 6 दिन है तो 6 से भाग कर दीजिए। सबका जोड़ निकालेंगे 240 प्लस 510 390 150 300 और 450। सबका जोड़ निकालेंगे कितना आएगा? तो सबका जोड़ करेंगे इन सबका जोड़, तो इन सबका जोड़ आएगा 2040। ठीक है, इन सबका जोड़ करेंगे तो योग कितना आएगा 2040। और दिन कितने हैं? दिन है आपके 6। पूरे हफ्ते का औसत निकल के आ जाएगा। औसत बराबर क्या होता है? योग बटे में संख्या। तो 6 से भाग करिए, 6 × 18 2 बचेंगे, 6 × 4 = 24, 340। यानी पूरे हफ्ते का जो औसत है वो कितना है 340, और शुक्रवार और शनिवार का जो औसत है वो कितना है 375। दोनों का अंतर पूछा था, यानी कितना अधिक है? तो ये 375 340 से कितना अधिक है? 375 में से 340 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 35। कितना आएगा 35 आएगा। तो जो शुक्रवार शनिवार का औसत है वो पूरे हफ्ते का औसत से कितना अधिक है? तो आप कहेंगे 35 अधिक है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। 3 संख्याओं का अनुपात 3:6:8 है। यदि उनका गुणनफल 92 से 16 है तो तीनों संख्याओं का योग बताइए। तो इसका शॉर्ट तरीका क्या है? तो इन तीनों का अनुपातिक योग कितना है? तो 6 और 3 9 8 17 है। अनुपातिक योग कितना है इनका? 17 है। तो जो भी आपका आंसर होगा वो 17 के मल्टीपल में होगा। 17 से कटना चाहिए आपका आंसर, क्योंकि योग पूछा आपसे। तो अनुपातिक योग 17 है, तो जो भी योग होगा वो 17 के मल्टीपल में होगा। 17 से कटने की संख्या कौन सी आपसे ऑप्शन में? डी ऑप्शन आपका 17 से कटने वाला है। तो इसका डिटेल सॉल्यूशन क्या होगा? तो देखिए 3 और 6 9 9 8 17 गुणनफल आपको दे रखा है। तो संख्या आपको माननी पड़ेगी 3x 6x और 8x। और इन तीनों गुणनफल कितना हो जाएगा? 3x गुणा 6x गुणा 8x आपको दे रखा है कितना? 9216। यहाँ से x की वैल्यू निकालिए पहले। तो देखिए 3 से कटेगा आपका ये 3 3 9 3 7 21 3 दूनी 6। 6 से काटिए, 6 पंजे 30, 6 कम 6 6 दूनी 12। 8 से कट जाएगा आपका ये 64 बार। x इंटू एक्स यानी x³ बराबर 64 है। तो x बराबर आपको कितना मिल जाएगा? 64 का घनमूल यानी कि 4। x की वैल्यू 4 आ गई। तो आपसे पूछा क्या था? योग पूछा था। तो इन सब का योग कितना हो जाएगा? 6 और 3 9 और 8 17। 17x इनका योग होगा। x की वैल्यू कितनी है? 4। तो योग कितना हो जाएगा? 17 गुणा 4 यानी कि 68। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर निकल के आ गया। मैंने आपको शुरू में बताया था जो भी योग होगा वो 17 के मल्टीपल में ही होगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा था जो 17 से कटा था, जो कि आपका 68 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 2 संख्या 3:4 के अनुपात में, यदि उनका लासापात 240 है तो उनमें छोटी संख्या क्या होगी? तो इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है? 3 है। तो जो भी आपकी छोटी संख्या होगी वो 3 के मल्टीपल में होगी, और 3 से कटने वाली संख्या इनमें कौन सी है? सिर्फ 60 है। ठीक है, इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं शॉर्ट में। बाकी डिटेल में कैसे देखोगे? संख्या आपकी 3:4 के अनुपात में दे रखी है। तो अभी एक संख्या होगी आपकी 3x और दूसरी होगी आपकी 4x मान सकते हो। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम होगा 3 चौक 12x। 12x की वैल्यू आपको दे रखी है 240। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी? 20। x की वैल्यू 20 है। तो आपसे पूछा क्या? छोटी संख्या कितनी थी? 3x थी। तो 3x की वैल्यू कितनी जाएगी? 20 थी 60। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यदि 17/3 प्लस के 3 गुणा 3 ब्रैकेट में 2x माइनस के 5/3 फिर आप ब्रैकेट बंद है और ये 2 बराबर 1/6, तो x का मान बताइए। देखिए 17/3 को ऐसे रहने दीजिए प्लस
3 ब्रैकेट के अंदर चीज़ें वो सोल्व करेंगे पहले। तो 3 दूनी 6x, 6x माइनस के 5, 6x माइनस के 5 बटे में कितना रहेगा आपका 3 रहेगा, ठीक है। और बटे में कितना है, इसके बटे में 2 है, जो कि बराबर 1/6 के। तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 17/3 प्लस 6x माइनस के 5 बटे में कितना आ जाएगा, ये वाला बटे में 2 आ जाएगा, ठीक है, बराबर 1/6। अब इसको आगे सोल्व करिए। 17 दूनी 34 प्लस के 3 18x माइनस के 3 पंजे 15 बटे में कितना आएगा, इन दोनों को गुणनफल यानी कि 6, जो कि बराबर होगा 1/6 के। इसको आगे सोल्व करते हैं। तो 6 से 6 खत्म, यहाँ 1 बचेगा, और देखिए 34 में से 15 जाएंगे तो 19 बचेगा, यानी 18x प्लस के 19 बराबर 1। तो 18x बराबर हो जाएगा 1 माइनस के 19 यानी कि माइनस के 18। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, 18 में 18 का भाग करेंगे तो माइनस का 1। x की वैल्यू आपसे पूछी थी, जो कि किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी, माइनस के 1 के बराबर होगी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में कह रहा है एक आदमी पहले 4 माह में औसत 1800 का मासिक खर्च करता है, यानी कि 1800 रुपये महीने खर्च करता है औसत, ठीक है। तो 4 महीने कुल खर्चा कितना हो जाएगा, एक महीने का 1800 खर्चा है, तो 4 महीने खर्चा कितना हो जाएगा 1800 गुणा 4, 1800 गुणा 4 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 7200, यानी शुरू के 4 महीने उसने कितने खर्चा कर दिया, 7200 रुपये खर्चा कर दिया। फिर कह रहा है अगले 8 माह में वो 2000 रुपये मासिक ही खर्च करता है, यानी अगले जो 8 महीने हैं साल के, उसमें प्रत्येक महीने कितना खर्च करता है 2000 रुपये। तो बाकी के 8 महीने में कितना खर्च कर दिया उसने, 8 गुणा 2000 करेंगे तो यानी कि 16000 रुपये खर्च कर दिए। शुरू के 4 महीने में 7200 खर्च किए और अंत के 8 महीने में 16000 खर्च कर दिए, यानी कुल मिला के पूरी साल में यानी 12 महीने में, 12 महीने के लीजिए या फिर 1 वर्ष के लीजिए, एक ही बात है, कितना खर्च कर दिया 16000 प्लस के 7200, कितना होगा 0 0 2 6 7 13 और एक आपका ये 2, यानी कि 23,200 रुपये उसने खर्च कर दिए। और उसने बचाया कितना 5600 रुपये उसने बचाए। तो देखिए 23,200 रुपये खर्च कर दिए और 5600 रुपये उसने बचा दी। इसका मतलब कुल उसने कितना कमाया होगा। आपको क्या पूछा है, मासिक आय पूछी है। आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है व्यय प्लस के बचत। आय बराबर कितना व्यय किया है और कितनी बचत करी है, दोनों के बराबर होता है। तो इसने 23,200 रुपये खर्च कर दिए प्लस 5600 रुपये उसने बचा दिए पूरी साल में। तो कुल मिला के कितना कमाया होगा उसने, तो ये हो जाएगा आपका 28,800 रुपये पूरे साल में कमाए। लेकिन आपसे जो आय पूछे वो कैसी पूछे, मासिक आय, यानी एक महीने की आय पूछे। पूरी साल की आय कितनी है 28,800, तो एक महीने की आय कितनी होगी, एक साल में कितने महीने होते हैं 12। तो मासिक आय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 12 से भाग करना पड़ेगा पूरी साल की आय में। पूरी साल की आय है आपकी 28,800, 12 से भाग कर दीजिए, कितना आएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 2400 रुपये, ठीक है। 2400 रुपये पर महीने वो क्या करता है, उसकी मासिक आय। ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रत्येक माह की जो उसकी आय है वो कितनी है 2400 रुपये महीने। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ए बी से 6 गुना ज़्यादा है। यदि ए बी से 6 गुना ज़्यादा है, यदि ए और बी की बात करें तो बी की वैल्यू जो है वो कितनी है 1 यूनिट है, तो इससे 6 गुना अधिक, एक का 6 गुना कितना होगा, एक का 6 गुना हो जाएगा 6 अधिक है, इसका मतलब ए कितना होगा 7 होगा। यानी जो ए है वो बी से 6 गुना ज़्यादा है। बी को यदि 1 मान लें तो इसका 6 गुना कितना होगा 6 ही होगा, यानी 6 अधिक है, 1 से 6 अधिक है तो बी ए कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा जो बी है वो ए से कितने % कम है, तो जो बी है ये वाला बी है वो ए से कितना कम है, तो 7 से 1 कितना कम है, तो आप कहेंगे 6 यूनिट कम है। कितना कम है 6 यूनिट कम है। कितने % कम है, तो 6 कम है, कितने से पूछा किससे, ए से। ए की वैल्यू कितनी है 7, परसेंटेज पूछा वैल्यू तो 100 से गुणा कर दीजिए। तो 6/7 कितना होता है, 1/7 14 सही, 2/7 होता है, 6 से गुणा कर देंगे आपका ये निकल के आएगा 85.71%, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप 600 में 7 से भाग कर लीजिए तब भी इतना ही आएगा। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्लियर, ऑप्शन नंबर डी। 7 क्वेश्चन देखिएगा, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर 4:5 है और सी अनुपात डी बराबर 6:7 है, तो ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में डी की वैल्यू बताइए। देखिए 4 वैल्यू दे रखी हैं, ए बी सी और डी, इनका पहले आपको संयुक्त अनुपात निकालना पड़ेगा तो आप इसमें वैल्यू रख पाएंगे। ए और बी का वैल्यू दे रखी है 2:3, बी और सी की दे रखी है 4:5 और सी और डी की दे रखी है 6:7। आप इस तरह से इसको लिख लीजिए।
ए और बी की 2:3 थी, बी और सी की 4:5 है, और सी और डी की 6:7 है। इनका संयुक्त अनुपात कैसे निकालेंगे? देखिए सी के बी के सामने वाली जगह खाली है, 3 के सामने जगह खाली है, इसको 3 से भर दीजिए इस तरीके से, 5 के सामने वाली जगह को 5 से भर दीजिए, 4 के सामने वाले को 4 से भर दीजिए, 6 के सामने वाले को 6 से भर दीजिए। ठीक है, अब आपकी जो भी संख्या निकल के आई, अब इनका अनुपात निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए इनमें जो कॉमन है पहले वो काट लीजिए, जैसे 3 है, 3 से 3 खत्म, और इसे 1 3 से ये 2 बार कट जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब आगे देखिए, और कुछ कॉमन है क्या? और कोई कॉमन नहीं है, यानी कि अब इनका आपस में गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, ऐसे ही 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 7 पंजे 35, यानी ए बी सी और डी का जो संयुक्त अनुपात निकल के आया वो कितना आया? 16:24:30:35। ठीक है, यानी ए की वैल्यू 16 होगी, बी की 24, सी की 30 और डी की 35। आपसे पूछा क्या था? आपसे पूछा था कि ए प्लस बी प्लस सी बटे में डी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में डी पूछा था। ए की वैल्यू कितनी है? 16, बी की 24 और सी की 30, डी की कितनी है? 35। सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 40 और 30 70, 70 बट्टे में 35 करेंगे तो कितना आएगा? आपका 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 3 साझेदार एक्स, वाई और जेड ने लाभ साझा किया। यदि कुल लाभ 3000 था, एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम है और वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 कम है, तो एक्स वाई जेड का लाभ साझा करने का अनुपात क्या है? अनुपात याद कीजिए। देखिए एक्स वाई जेड 3 व्यक्ति हैं, इन्होंने लाभ जो बांटा है वो किस अनुपात में बांटा वो हमें निकालना है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो एक्स कुल लाभ कितना था? कुल लाभ तो आपका 3000 दे रखा है। ठीक है, इसमें से जो एक्स का हिस्सा है वो जेड की तुलना में 400 कम है। यदि जेड को हम एक्स मान लें तो एक्स कितना होगा? एक्स माइनस के 400। ठीक है, और जो बाई है, बाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 कम है, तो बाई कितना हो जाएगा? एक्स माइनस के 200। जो लाभ बटाए वो कितना कितना बटाए? एक्स को इतना मिला है, बाई को इतना और जेड को इतना, और कुल मिला के लाभ है कितना? 3000, यानी एक्स माइनस के 400 प्लस एक्स माइनस के 200 प्लस के एक्स बराबर किसके हैं? 3000 के। तो 3x माइनस के 600 बराबर हो जाएगा 3000 के। तो 3x की वैल्यू माइनस के 600 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी 3600 हो जाएगा ये। तो x बराबर 3 का भाग कर दीजिए, कितना जाएगा? 1200, यानी कि x की वैल्यू निकल के आ गई 1200। x क्या था हमारा? जेड की वैल्यू, तो जेड हमारा कितना हो जाएगा? 1200। 1200 में 200 कम कर देंगे, ये 1000 हो जाएगा, और 1200 में 400 कम कर देंगे तो आपका 800 हो जाएगा। यानी तीनों का हिस्सा निकल के आ गया लाभ का, कितना कितना? 800, 1000 और 1200। ठीक है, तो जिस अनुपात में इन्होंने लाभ बांटा है उसी अनुपात में इन्होंने निवेश भी किया होगा। वैसे तो आपको लाभ का अनुपात पूछा है, तो लाभ का अनुपात निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 800 अनुपात 1000 अनुपात 1200। अनुपात निकाल लीजिए, 400 से कटेगा 2 बार, सॉरी 400 से कटेगा 2 बार, नहीं 200 से कटेगा, 200 से कटेगा 4 बार, और 200 से कटेगा आपका 5 बार, और 200 से कटेगा आपका 6 बार। 4:5:6 आपका अनुपात निकल के आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। राजेश 900 की एक मेज खरीदता है तथा उसे बेच देता है। राजेश ग्राहक को 10% और 10-20% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो मेज का विक्रय मूल्य बताइए। देखिए छूट देने के बाद जो मूल्य मिलता है वो हमारा क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। खरीदी कितने की थी उसने? 900 की खरीदी थी। पहली छूट कितने परसेंट दी है? 10% की छूट दी है। इसका मतलब 100 में से 10% घटा देंगे, 90% बचेगा, यानी कि 900 का 90% क्या होगा? उसका विक्रय मूल्य होगा। 10% घटाने के बाद 90% बचता है, तो 900 का जो 90% होगा वो क्या होगा? पहली छूट के बाद में विक्रय मूल्य होगा। ऐसे ही 20% की दूसरी छूट है, तो 100 माइनस के 20 यानी 80% जो वैल्यू होगी इस पूरे की वो क्या होगा? दूसरी छूट के बाद में विक्रय मूल्य होगा। और एक्चुअल विक्रय मूल्य है कितना वो हमें निकालना है। ठीक है, सोल्व कर लीजिए इसको। 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से ये, 1 0 से ये, यानी 9 ने 81, 81 इंटू 8 करेंगे तो 8 एकम 8, 8 ने 72, 728 निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 81 गुणा 8 करेंगे तो 8 एकम 8, 8 2 64, सॉरी ये आएगा आपका 648, 648 आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई राशि 7 वर्षों में 4 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में वह 16 गुना हो जाएगी? देखिए
कोई राशि कितने साल में, 7 वर्ष में कितनी हो रही है, तो 4 गुना हो रही है। यदि हम राशि मान लेते हैं, पहले कोई राशि हमारी 1 थी तो 7 वर्ष में कितनी हो गई होगी, 4 गुना, यानी कि 4 हो गई होगी। राशि 4 होने का मतलब क्या है, मूलधन 1 था तो मूलधन कितना हो गया, 4। इसका मतलब आपको ब्याज कितना मिला, 3 यूनिट का ब्याज मिल गया। ब्याज कितना मिल गया, 3 यूनिट का ब्याज ही तो मिल गया। मिश्रण में से मूलधन घटा देंगे तो हमें ब्याज मिल जाता है। यानी कि आपको 7 साल में कितना ब्याज मिल गया, 3 यूनिट का ब्याज मिल गया। यानी कि यदि कोई राशि को हम 1 यूनिट मान लें तो वो 7 साल के बाद कितनी हो जाती है, 4 गुनी, यानी कि 4 यूनिट हो जाएगी। तो 4 यूनिट होने का मतलब क्या है, उस पर ब्याज कितना मिल गया, 3 यूनिट का ब्याज मिल गया। कितने साल में मिल गया उसको, 7 साल में मिल गया। अब कह रहा है कितने वर्ष में वह राशि, यानी कितने वर्ष में वो राशि कितनी हो जाएगी, अपनी 16 गुनी हो जाएगी। यानी 1 से कितनी हो जाएगी, 16 गुनी, यानी कि 16 यूनिट हो जाएगी। 1 से 16 हो रही है, इसका मतलब ब्याज कितना मिल रहा होगा, 16 माइनस का 1, यानी कि 15 यूनिट का ब्याज मिल रहा होगा उसको, 15 यूनिट का ब्याज मिल रहा होगा। अब आपको पता है बात हो रही है साधारण ब्याज की, तो साधारण ब्याज समान समय में समान ब्याज मिलता है। तो 7 वर्ष में 3 यूनिट का ब्याज मिल रहा है, तो 15 यूनिट का ब्याज मिलने में कितना समय लगेगा, 3 से 15 पे जाएंगे तो 3 का ये 5 गुना है, तो समय में भी आपको 5 का गुणा करना पड़ेगा, 7 पंजे 35 वर्ष। यानी कि किसी उस राशि को 16 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो 35 वर्ष का समय लगेगा। 3 यूनिट का समय, 3 यूनिट ब्याज मिलने में 7 वर्ष का समय लग रहा है, तो 15 यूनिट ब्याज मिलने में उसे 35 वर्ष का समय लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, 2 साल बाद एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और प्राप्त राशि क्रमशः 820 और 8820 रुपये है। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो ब्याज की वह दर याद कीजिए। बात हो रही है 2 साल की और ब्याज के साथ चक्रवृद्धि ब्याज। 2 साल के बाद राशि कितनी हो जाती है, 8820, और ब्याज कितना मिल रहा है, 820 ब्याज मिल रहा है 2 साल में। इसका मतलब मूलधन कितना रहा होगा, 820 इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8000। यानी 8000 रुपये पर 820 ब्याज मिल रही है, तो मिश्रण कितना बन जाता है, 8820 बन जाता है। ये बात कितने साल की हो रही है, 2 साल की बात हुई। 2 साल पहले की जो राशि निकालते हैं, तो 2 साल पहले की राशि में रेशियो जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो 2 साल के लिए हम दोनों राशियों का क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालेंगे इसका। तो देखिए 0 से 0 खत्म हो जाएगा, रेशियो निकालना है हमें, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 2 से काटेंगे 400 बार, 2 से कटेगा 441 बार, 400 का वर्गमूल 20 आ जाएगा और 441 का वर्गमूल 21 आ जाएगा। यानी कि 2 साल पहले, यानी कि शुरुआत में कोई राशि यदि 20 थी तो 1 साल के बाद में वो कितनी हो गई, 21 हो गई। यानी कितना ब्याज मिल गया इसको, 1 यूनिट का ब्याज मिल गया। तो 1 यूनिट का ब्याज कितने मिल रहा है, मूलधन कितना है 20, कितने % का ब्याज होगा, तो आप कहेंगे 5% का ब्याज होगा। कितना % का ब्याज होगा, 5% का ब्याज होगा। यानी 1 साल में जो ब्याज मिलता है वही तो उसकी दर होती है, 1 साल में जो ब्याज मिलता है वही उसकी दर होती है। तो कितना ब्याज मिल गया, 5% का ब्याज मिल गया। ऑप्शन नंबर बी, दर ही आपसे पूछी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, 1 साल के लिए 4000 रुपये पर 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त वार्षिक और अर्धवार्षिक ब्याज में क्या अंतर होगा। देखिए जब वार्षिक की बात करेंगे तो दर कितना बनेगा, 12% बनेगा, और जब अर्धवार्षिक की बात करेंगे तो दर कितना हो जाएगा, दर हो जाएगा आधा और समय हो जाएगा आपका डबल। दर कितना हो जाएगा, 6% का दर हो जाएगा, समय आपका कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। ठीक है, ये 2 वर्ष की बात कर रहे हैं तो 6% के लिए प्रभावी दर कितनी बनेगी, तो आप कहेंगे 6 + 6 गुणा 6/100 से हम प्रभावी दर निकाल सकते हैं, जो कि निकल के आएगी 12.36%। ठीक है, आपने फॉर्मूला तो पढ़ाई होगा, उसी फॉर्मूले से मैंने निकाला है। फॉर्मूला क्या था आपका, x + y + xy/100। ठीक है, तो दोनों ही x और y दोनों क्या है, 6 है, तो आप इससे प्रभावी दर निकाल सकते हैं, कितना आएगा 12.36%। यानी जब 1 साल की बात हो रही है तो सालाना ब्याज आपकी 12% है, और अर्धवार्षिक ब्याज कितनी बन रही है 1 साल के लिए, वो बन रही है आपकी 12.36%। तो अंतर कितने का आया, सिर्फ अंतर आया 0.36% का अंतर आया। तो ब्याज में भी कितना अंतर आएगा, इतने % का ही अंतर आएगा। और मूलधन कितना है, 4000, तो कितने का ब्याज में अंतर आएगा, तो 4000 का आप कितना निकाल दीजिए, 0.36% निकाल दीजिए। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो बटे में 2 जीरो और आ जाएंगे। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, और 36 गुणा 4 यानी 144 बटे में 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14.4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा, 12 व्यक्ति एक जैसे 10 कमरों को 16 दिन में पेंट कर सकते हैं। 8 व्यक्ति इसी प्रकार के 20 कमरों को कितने दिन में पेंट कर सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, एक M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। ये फॉर्मूला होता है। M1 क्या है, आदमी, D1 क्या है, दिन, W1 क्या है, काम। ठीक है,
पहली कंडीशन में कितने आदमी हैं, तो 12 व्यक्ति हैं। कितने दिन काम करते हैं, 16 काम करते हैं। कितना काम करते हैं, 10 कमरों का पेंट करते हैं, तो 10 बटे में आ जाएगा। ऐसे ऊपर देखेंगे तो M2 कितना है, दूसरी कंडीशन में आदमी कितने हैं, तो आदमी दे रखे हैं आपको 8। पूछा क्या आपसे, दिन पूछा है, तो यहाँ पे x मान लेते हैं, और काम कितना करना है, 20 कमरों के बराबर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 खत्म, 2 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 4 बार, 4 12 चौक 48। x की वैल्यू कितनी आ गई, 48। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा, 2 कारों की गति का अनुपात 10:11 है। यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर दूरी तय करती है तो दूसरी कार की गति क्या होगी। देखिए पहली कार की गति क्या है, तो अनुपात दे रखा है 10:11 का, पहली और दूसरी का। पहली कार की गति कितनी निकल के आएगी, तो 10 घंटे में 500 किलोमीटर। तो गति बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो पहले की स्पीड निकल के आएगी, डिस्टेंस 500 है, टाइम कितना है 10 घंटे, यानी कितनी निकल के आई आपकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी आपको 10 यूनिट की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 10 का 5 गुना। दूसरी गति पूछिए तो 11 का 5 गुना करना पड़ेगा, तो 11 का 5 गुना कर देंगे कितना आ जाएगा, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो 11 की वैल्यू कितनी होगी, 55 होगी। यही आपसे पूछा भी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा, देखिए क्वेश्चन दिया है, एक आयत की लंबाई 60% बढ़ाई गई है, उसकी चौड़ाई कितनी % कम करनी चाहिए, जिससे कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो अपरिवर्तित रहे। लंबाई में कितने % की वृद्धि की गई है, 60% की वृद्धि की गई है। 60% का भिन्न करेंगे तो कितना आएगा, 60/100, यानी कि 20 × 60, 20 × 5 = 100, 3/5। ठीक है, यानी कि जो लंबाई है वो पहले 5 थी, तो कितनी की वृद्धि हुई है, इस पर 3 की वृद्धि हुई है। लंबाई 5 थी तो कितनी वृद्धि हुई है, 3 की वृद्धि हुई है, तो लंबाई कितनी हो गई, अब 8 हो गई। लेकिन आपको क्षेत्रफल को सेम ही रखना है, तो चौड़ाई में कितनी कमी करनी पड़ेगी, 8 से हमें 5 लानी है। चौड़ाई भी कितनी करनी पड़ेगी, चौड़ाई हमें कम करनी पड़ेगी, कितनी, 8 से हमें 5 लानी है। कितनी कमी करनी पड़ेगी, 3 की कमी करनी पड़ेगी। कितने % की कमी करनी पड़ेगी, तो 3 की कमी करनी पड़ेगी, कितने पे, 8 पे। गुणा कर दीजिए 100, 3/8 कितने के बराबर होता है, 37.5% के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या एक दूसरे के बराबर है, उनका आयतन भी क्या है, बराबर है। तो बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताइए। देखिए लंबवृत्तीय जो बेलन होता है उसका आयतन क्या होता है, πr²h, और जो गोला होता है उसका आयतन क्या होता है, 4/3 πr3। आर क्या है, गोले की त्रिज्या है, और ये भी आर क्या है, बेलन की त्रिज्या है। चूँकि दोनों आर क्या है, समान है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी समान वैल्यु ले रखी है। अब दोनों का आयतन क्या है, बराबर है, तो बराबर रख दीजिए, πr²h, h क्या है, बेलन की ऊंचाई। ठीक है, बराबर 4/3 πr3। तो पाई से तो पाई खत्म हो जाएगा, और 2 आर से ये इसका पावर 3 खत्म हो जाएगी, 1 आर आपका फिर भी बचा रहेगा। ठीक है, यानी कुल मिला के यहाँ पे एच बचेगा, इधर आपका आर बचेगा, आर बटे में लेके आएंगे तो h/r हो जाएगा, इधर आपका 4/3 बचेगा। ठीक है, और इसका मतलब आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा त्रिज्या और ऊंचाई, इसका उल्टा कर देंगे तो r/h कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। दोनों का अनुपात निकालेंगे तो r/h हो जाएगा आपका 3/4। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, कुछ समय के बाद 5% पर 1860 का देय असल बट्टा 60 रुपये है, तो ज्ञात कीजिए कि वो कितने समय के बाद दिए है। तो देखिए यदि आप नकद पे करते हैं तो आपको उस पर 60 रुपये की छूट मिलेगी, और बाद में पे करते हैं तो आपको 1860 रुपये देने पड़ेंगे। तो आपको नकद पे करेंगे तो कितने रुपये देने पड़ेंगे, 1860 में से 60 माइनस कर दीजिए, यानी कि आपको कैश पेमेंट करेंगे तो आपको 1800 रुपये देने पड़ेंगे। तो आपको 60 रुपये की छूट मिल रही है, कितने पे, तो कितने समय के लिए मिल रही है वो हमें समय निकालना है। तो आपको 5% की दर के हिसाब से छूट मिल रही है, कितने की, 60 रुपये की। यानी आपको 60 रुपये छूट मिल रही है, कितने मिल रही है, आपको 1800 मिल रही है। कितने % के हिसाब से, 5% के हिसाब से। कितने समय के लिए वो हमें निकालना है, यानी टी समय के लिए 5% जो दर है, 5% की छूट है वो कितनी है, 60/1800। ठीक है, ये भी आपकी छूट है और ये आपकी 5% छूट है, बराबर रख दिया हमने। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5% मतलब 5/100 गुणा टी बराबर 60/1800। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, 2 0 से 2 0 खत्म, और 6 से कटेगा 3 बार, 6 से कटेगा 10 बार, 5 से कटेगा आपका 2 बार। टी की वैल्यू आ जाएगी 2/3 वर्ष। लेकिन आपको ऑप्शन दे रखे हैं आपको किस में, महीने में। तो वर्ष को महीने में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 12 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। 3 से कटेगा 4 बार, 4 दूनी 8, 8 माह के लिए आपको छूट मिलेगी। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 3 संख्याएं ऐसी हैं जिनका योग 50 है, गुणनफल 3750 है और उनका व्युत्क्रम कितना है 31/150। इन 3 संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 3 संख्याएं मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी, 3 संख्या ए बी सी मान ली, इनका योग दे रखा है कितना 50। उनका गुणनफल कितना दे रखा है, गुणनफल दे रखा है आपको 3750। व्युत्क्रम का योग दे रखा है यानी कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, जो कि दे रखा है आपको 31/150। पूछा क्या, वर्गों का योग, यानी कि आपको a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछिए। ठीक है, अब आपको ये जो वैल्यू दे रखी है कितनी 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, जो कि आपको दे रखी है 31/150। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है इन तीनों का एलसीएम कितना जाएगा, ए बी सी, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से ए से कट जाएगा, यहाँ पे बी सी बचेगा, यहाँ पे सी ए बचेगा और यहाँ पे ए बी बचेगा, बराबर इधर बचेगा 31/150। ठीक है, ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी इसमें और वैल्यू रख सकते हैं। ए बी सी की वैल्यू आपके पास कितनी थी 3750 थी। तो यहाँ से यदि हम ये निकालना चाहें, इसको यदि हम एक क्रम में लिख दें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इस ऊपर वाली लाइन को इस तरह से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो बटे में ए बी सी है इसका गुणा किधर हो जाएगा, इधर साइड में 31/150 गुणा ए बी सी, और ए बी सी की वैल्यू कितनी है 3750 है, 3750। इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 खत्म, 15 से कटेगा ये 25 बार, 25 गुणा 31 कितना आ जाएगा आपका 775। ठीक है, यानी आपको जो वैल्यू मिल गई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आई आपकी 775। क्लियर है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखिए, आपसे वैल्यू पूछी थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पूछी थी। तो यदि हम समीकरण नंबर 1 का, इसको समीकरण नंबर 1 कर दीजिए, इसका हम वर्ग कर दें, यानी a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 50 है। दोनों साइड का हम यदि हम वर्ग कर दें तो क्या होगा, ये आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 50 का स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस के सी ए, इधर हो जाएगा 50 का वर्ग 2500। अब देखिए आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आपको यहाँ से मिली थी 775। कितनी मिली थी 775, जो कि वैल्यू आपको यहाँ रखनी है। तो यहाँ से आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो जाएगा 2 गुणा 775 बराबर 2500। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर बराबर 775 का डबल कितना होगा 1550 बराबर 2500। 1550 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो आपको ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना मिल जाएगा 2500 माइनस के 1550 बराबर हो जाएगा आपका 950। ठीक है, जो कि आपको यही आपसे पूछा था, जो कितना निकल के आया 950 निकल के आया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है क्यूब रूट 8 अपॉन में अंडर रूट में 16 डिवाइड बाई क्यूब रूट अंडर रूट में 100 अपॉन में 49 इंटू क्यूब रूट 125 किसके बराबर होगा। देखिए घनमूल 8 को आप ले सकते हो 2, 8 का घनमूल कितना होता है 2, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, भागित 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, और 49 का वर्गमूल होता है 7, गुणा 125 का घनमूल कितना होता है 5। इसको सॉल्व करने पे आपको ये मिला। अब इसको हम और क्या ले सकते हैं, तो देखिए 2/4 भाग को हम उल्टा करके गुणा में ले सकते हैं, यानी 7/10 हो जाएगा गुणा 5। ठीक है, 5 से 10 कटेगा 2 बार और 2 से 2 खत्म। कितना बचा आपका 7/4। 7/4 को सही बट्टे में लिखेंगे तो एक सही 3/4 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, अब रीजनिंग देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, घोड़ा का संबंध बछेड़ा से है तो हंस का संबंध किससे होगा। देखिए घोड़ा के बच्चों क्या बोलते हैं, बछेड़ा बोलते हैं, तो हंस के बच्चों क्या बोला जाता है, सावक, मेमना, हंस सावक या फिर अप्सरा। तो हंस के बच्चे को बोला जाता है हंस सावक, ऑप्शन नंबर सी। 21 देखिए, सी का संबंध 70 से है तो डी का संबंध किससे होगा। सी का जो क्रमांक होता है वो कितना होता है 3, ई का क्रमांक कितना होता है 5, 3 और 5 मिलकर 35 बनता है। 35 का डबल कितना दे रखा है आपको 70 दे रखा है, 35 का डबल कर देंगे तो 70। ऐसे डी का नंबर होता है 4, ई का नंबर होता है 5, ये कितना बन गया आपका 45। 45 का डबल कर देंगे कितना आ जाएगा आपका 90, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है।
ठीक है, क्या लॉजिक था, इनका क्रमांक लिखिए, क्रमांक का डबल कर दीजिए, तो आपका क्रमांक लिखने के बाद जो संख्या मिल रही है उसका क्या करना है, आपको डबल करना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, आपको बताना है कि विषम युग्म की छांट करनी है, इसमें से कौन सा विषम होगा। अध्यापक का संबंध शिक्षा से है, तो न्यायाधीश का संबंध न्याय से है, बढ़ई का संबंध आदि से है, चिकित्सक का संबंध चिकित्सा से है। इसमें विषम कौन सा है। देखिए, अध्यापक का काम क्या होता है, शिक्षा देना, न्यायाधीश का काम होता है न्याय देना, चिकित्सक का काम होता है चिकित्सा करना, बढ़ई का काम आर्य करना नहीं होता है। बढ़ई का संबंध आर्य से होता है, लेकिन बढ़ई का काम आर्य करना नहीं होता है, तो यहाँ पर अन्य तीन से क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। ठीक है, 23वां क्वेश्चन देखिए, OMK RPN USP XVT, इसमें आपको भिन्न बताना है। तो देखिए, O और M के बीच में 2 का अंतर है, M और K के बीच में भी 2 का अंतर है, R और P 2 का अंतर, P और N 2 का अंतर, X और V 2 का अंतर, V और T में 2 का अंतर है, U और S में 2 का अंतर, लेकिन S और P में 2 का अंतर नहीं है, तो ये अन्य तीन से क्या हो जाएगा, आपका भिन्न हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में एक सीरीज दे रखी है, आपको इसको क्वेश्चन मार्क को बताना है क्या यहाँ पर क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, ANETIZOF, आगे क्या आएगा। देखिए, आपको शुरू के लेटर दिख रहे होंगे, AEIOU, ये आपके क्या है, वोवेल है। वोवेल में आगे क्या आएगा, U आएगा। शुरुआत किससे होगी, U से होगी। AEIOU, शुरुआत किससे होगी, U से होगी। ठीक है, तो ये दोनों हमारे आंसर नहीं होंगे। आगे देखिए, N और T में क्या संबंध बनना है, यहाँ से आपको T पर जाने के लिए 6 जोड़ना पड़ेगा, T से Z पर जाने के लिए आपको 6 जोड़ना पड़ेगा, और Z से F पर जाने के लिए प्लस के 6 करना पड़ेगा। F से आगे क्या करना पड़ेगा, फिर प्लस के 6 करना पड़ेगा, क्योंकि समान संख्या जोड़ी जा रही है। तो F में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 12 नंबर किसका होता है, L का होता है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, U और L, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, 26 देखिएगा, C3E5G7I9, आगे के 2 बताने हैं कितना आएगा। C का नंबर 3रा होता है, E का नंबर 5वां होता है, 7वां और 9वां। तो देखिए 3, 5, 7, 9, आगे कितना आएगा, 11 आएगा। शुरुआत किससे होगी, 11 से होगी, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, C में। ठीक है, यानी शुरुआत में क्या आएगा, K आएगा, K का नंबर आएगा 11, जो कि आपको शुरू में C ऑप्शन में ही दे रखा है। 27 देखिएगा, P ने उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर यात्रा शुरू की। P ने उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर यात्रा शुरू की, वह समकोण पर दाहिनी ओर घूमा, फिर दोबारा समकोण पर दाहिनी ओर घूमा, अंत में वह कौन सी दिशा में चल रही थी। ठीक है, ये तो उसने उत्तर से दक्षिण की दिशा में शुरू किया, यानी ये दिशा जो थी वो कौन सी थी, दक्षिण थी। तो इसकी अपोजिट दिशा कौन सी होगी, तो आप ये अपोजिट दिशा में तो जा रहा है, इस दिशा के अपोजिट में जा रहा है, तो ये दिशा कौन सी होगी, उत्तर होगी, नहीं होगी, ऑप्शन नंबर ए। आपसे ये पूछा कि अंत में किस दिशा में जा रहा है, तो उत्तर दिशा में जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, एक्स और वाई एक ही बिंदु से शुरू करते हैं। एक्स पश्चिम की ओर 70 मीटर चलता है, फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है और 13 मीटर चलता है। देखिए, इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले। ठीक है, एक्स और वाई एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं, मान लीजिए यहाँ से शुरुआत करते हैं एक्स और वाई। एक्स पश्चिम की ओर चलता है, डायग्राम किस तरह से बनाना है, ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, और ये आपका नॉर्थ और ये आपका साउथ। ठीक है, तो एक्स कितना चलता है, पश्चिम की ओर कितना चलता है, 17 मीटर, फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है और कितना चलता है, 13 मीटर चलता है, दाहिनी मुड़ के 13 मीटर चलता है। ठीक है, और उसी समय बाई उत्तर की ओर चलता है, कितना, 9 मीटर, बाई चलता है आपका 9 मीटर। ठीक है, फिर कह रहा है कि फिर पूरब की ओर मुड़ जाता है और कितना चलता है, 7 मीटर, पूरब की ओर 7 मीटर चल जाता है, और फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है और 4 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ के कितना चल गया, 4 मीटर चल गया। ठीक है, क्लियर। अब पूछा है कि दोनों के बीच की दूरी बताइए, एक्स और वाई के बीच की। ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है, यानी ये दूरी आपको बतानी है। देखिए, ये 4 है, ये 9 है, यानी कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 13 है, जो कि इसके बराबर है। ये इसका मतलब इसकी सीध में ही होगा, तो ये दूरी किसके बराबर होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बराबर होगी। तो ये दूरी 7 है, तो ये भी 7 होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 17 + 7 24, कितनी होगी, 17 + 7 24, यानी 24 किलोमीटर डिस्टेंस होगी इनके बीच की। और किस दिशा में होगा ये पूछा कौन है, एक्स की स्थिति से बाई किस दिशा में, एक्स की कंडीशन में, तो ये दिशा कौन सी होगी, पूरब होगी, यानी 24 मीटर पूरब में होगा, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इसमें बोला है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। शब्दकोश के अनुसार लिखना है, मैं यानी अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से लिखना है आपको। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, तो देखिए सबसे पहले देखिए W सब में कॉमन है तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरे नंबर पर O है, यहाँ पे भी O है, यहाँ पे O है, यहाँ पे R है। तो सबसे पहले तो आपके इन तीनों में से कोई एक आएगा। सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, R वाला, क्योंकि R बाद में आता है, O पहले आता है। तो चौथे नंबर वाला आपका सबसे लास्ट में आएगा, जो कि आपको 2 ऑप्शन में दे रखा है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए इन तीनों में से पहले कौन आएगा, यहाँ पे O है, यहाँ भी O है और यहाँ भी O है। O सब में कॉमन है तो O को हटा दीजिए। अगला नंबर देखिए, यहाँ पे R है, यहाँ भी R है और यहाँ पे क्या N है। तो N R से पहले आता है, इसका मतलब दूसरा नंबर वाला जो है वो सबसे पहले आएगा। शुरुआत किससे होगी, 2 से होगी, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब देखिए 2 के बाद में क्या आएगा, यानी ये तो आपका हट गया। अब बात करते हैं इन दोनों में। इन दोनों में पहले कौन आएगा, तो देखिए यहाँ पे R है, यहाँ पे भी R है, इसको हटा दीजिए। और फिर इसके बाद क्या है, R आया है यहाँ पे आपका T आया है। T और R में पहले कौन आता है, आप कहेंगे R आता है। इसका मतलब 2 के बाद में कौन सा आ जाएगा, पहले वाला। तो 2 के बाद में पहले वाला, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। बाकी की चेक करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कथन और निष्कर्ष वाला। ये आपके लिए है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अब तक सारे प्रैक्टिस सेट में मैंने करवाए हैं। जो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। नहीं समझ में आया करें तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला है कि यदि 11 का संबंध 242 से है तो 14 का संबंध किससे होगा। 11 से 242 कैसे बन सकता है, यदि हम 11 का वर्ग करते हैं कितना आ जाएगा 121 और 121 का डबल करते हैं कितना जाएगा 242। यानी कि संख्या का पहले वर्ग कर दीजिए और उसका क्या कर दीजिए फिर डबल कर दीजिए, आपको ये संख्या मिल जाएगी। तो 14 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 196, 196 का डबल कर देंगे कितना जाएगा 392, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। वर्ग करके आपको डबल करना है। 32 देखिए, 21, 26, 41, 76, 141। इसमें क्या संबंध बनाया हुआ है, तो देखिए 21 से 26 पर जाएंगे तो कितना जोड़ा गया है 5, 26 से 41 पर जाएंगे तो कितना जोड़ा गया है, तो आप कहेंगे ये आपका 15 जोड़ा गया है। 41 से 76 पर जाएंगे तो 35 जोड़ा गया है। और 76 से 141 पर जाएंगे कितना जोड़ा गया है, तो ये जोड़ा गया है आपका 24 और 41, 65 जोड़ा गया है, कितना 65। आगे कितना जोड़ा जाएगा, तो देखिए कोई सीरीज बन रही है इसमें 5, 15। यदि इन दोनों का गैप करेंगे 15 और 5 का 10 का अंतर आएगा। 35 और 15 का अंतर करेंगे तो 20 का अंतर आएगा। 35 और 65 का अंतर करेंगे तो 30 का, यानी 10, 20, 30, 40। आगे कितना आएगा 40 आएगा। 65 में कितना जोड़ना पड़ेगा 40, 40 65 में जोड़ेंगे कितना जुड़ेगा 105 जोड़ेगा। तो 105 जोड़ दीजिए कितने में 141 में, कितना जाएगा 246। ऑप्शन नंबर सी। 2 सीरीज आपकी इसमें बनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्न में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पे बताना क्या आएगा, देखिए H I J K L, एक एक बढ़ता जा रहा है तो यहाँ पे शुरुआत किससे होगी L से होगी। फिर देखिए Q R S T U, यहाँ पे क्या आएगा U। फिर देखिए M L, M में L जा रहा है तो इसका मतलब -1 हो रहा है। फिर K -1 हुआ है, फिर J -1 हुआ है, फिर -1 करेंगे तो कितना आएगा I, यानी J में से एक घटाएंगे कितना आएगा तो I आएगा। LUI किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। 34 देखिए, कथन और निष्कर्ष। कथन कह रहा है कोई देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। कोई भी देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। इसका निष्कर्ष क्या निकल सकता है, उन सभी बातों को विकसित करना और उत्पादन करना असंभव है जिनकी देश को आवश्यकता है। बात एकदम सही है, उन सभी चीज़ों को आप विकसित नहीं कर सकते जिनकी देश को आवश्यकता है। यदि आपको तेल चाहिए, यदि कहीं तेल निकल रहा है तो आप हर देश में तेल नहीं निकल सकता। किसी को तेल की ज़रूरत है तो किसी को पानी की, और किसी को आलू की ज़रूरत है तो किसी को किसी चीज़ और की, गेहूँ की ज़रूरत है। तो मान लीजिए हर देश में हर कंडीशन उपलब्ध नहीं हो सकती है, इसलिए कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है। तो पहला निष्कर्ष तो आपको सही है। दूसरा क्या है, आमतौर पर देशवासी आलसी हो गए, ये वाली बात तो नहीं बनेगी। सिर्फ एक ही निष्कर्ष निकलता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 35 देखिए, कथन कह रहा है क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए। क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग सही शुरू किए जाने चाहिए। इसके पीछे तर्क क्या दे रखे, नहीं इससे शहर में प्रदूषण में इजाफा होगा। बात एकदम सही है, उद्योग बढ़ेंगे तो प्रदूषण भी बढ़ेगा। दूसरा कह रहा है हाँ ये रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, ये वाली बात भी क्या है सही है। उद्योग लगेंगे तो रोजगार भी लगेंगे, दोनों ही तर्क क्या हैं आपके मजबूत हैं। ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, फ्लैम्बोयेंट शब्द के अक्षरों द्वारा कौन से शब्द का गठन नहीं किया जा सकता, नहीं वाला बताना है। यानी इसके अक्षरों का प्रयोग करके इनमें से कौन सा ऐसा अक्षर है, कौन सा शब्द है जो इसके अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बन सकता है। तो देखिए, जब आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पे यू दिखाई देगा। क्या दिखेगा? यू। यू इसमें कहीं भी नहीं दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब ये जो बाउट दे रखा है ये आपका इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बन सकता। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 37 भी आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।